हेलो स्टूडेंट्स, रीट और सी टेट स्पेशल चल रहा था। उस सीरीज में हमने संसाधनों का प्रकार जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको 5 क्वेश्चंस। उसके आंसर में इस वीडियो को अपलोड करने पर उसके आंसर भी मैं दे दूंगा। और नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक मृदा संसाधन। संसाधन के प्रकारों को हमने पढ़ा और उसको हमने डिस्कस किया अच्छे से। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेट करते रहेंगे और मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए, नए नए टॉपिक आपके साथ लाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मृदा संसाधन। ये भी इम्पोर्टेंट है रीट की सीरीज में। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है मृदा संसाधन, यानी कि सॉइल रिसोर्स हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में है मृदा संसाधन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मृदा संसाधन है इसमें एक शब्द जो मृदा है, ये मृदा, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये शब्द कहाँ से आया है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नंबर 1, मृदा शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का जो शब्द है उसमें एक वर्ड आता है, इसका अर्थ होता है सोलम। सोलम, ठीक है, ये वर्ड है सोलम। तो इस सोलम वर्ड से ही मृदा का नाम निकला है। आपसे पूछे कि मृदा किस भाषा का शब्द है तो आपका आंसर होगा ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से मृदा का अर्थ निकलता है तो आप आंसर देंगे सोलम। इंग्लिश में बोलेंगे SOLUM। ठीक है, हिंदी में सोलम मृदा शब्द निकल कर आता है। ये तो बात हुई कि सोलम यानी मृदा हम इसे कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इस सोलम का अर्थ क्या होता है? वास्तविक रूप में इस सोलम का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक रूप में इस सोलम का अर्थ होता है फ्लोर, यानी हम इसे कहते हैं फर्श। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मृदा वर्ड है, संसाधन को तो हम पढ़ चुके हैं, रिसोर्स को तो हमने डिस्क्राइब कर लिया है। हम बात कर रहे हैं मृदा की। तो मृदा जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है, किस भाषा का शब्द से बनकर बना है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम क्या है? सोलम। और सोलम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? फ्लोर। सोलम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? फ्लोर यानी फर्श। तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? फर्श। अब वास्तविकता में देखें तो मृदा संसाधन, या केवल हम मृदा को देखें तो मृदा क्या होती है? या मृदा को हम प्राय मिट्टी भी कह देते हैं। मृदा को हम प्राय क्या कहते हैं? मिट्टी। ठीक है, ये शब्द भी निकलता रहता है, कभी कभी हम मिट्टी भी बोल देते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि मृदा या मिट्टी, क्या ये दोनों वर्ड अलग अलग है या ये वर्ड एक ही? लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा का जो अध्ययन करते हैं, मृदा का जो हम अध्ययन करते हैं, ये विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मृदा का जो अध्ययन किया जाता है ये विज्ञान की किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है? तो एक शाखा है, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। यहाँ 2 शब्द है, एक शब्द है पेडो और दूसरा शब्द है लॉजी। ठीक है, या लोगोस भी कह सकते हैं। तो पेडो का अर्थ होता है मृदा। पेडो का अर्थ क्या होता है? मृदा। और लॉजी या लोगोस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। इसलिए हम इसे कहते हैं मृदा विज्ञान। इसे हम कहते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी कि मृदा शब्द जो है कि लैटिन भाषा के सोलम शब्द से निकला है
और सोलम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? फ्लोर यानी कि फर्श। नंबर 1, मृदा का जो अध्ययन करने वाली शाखा है उसे हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? यहाँ पेडो का अर्थ होता है मृदा और लोगी या लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, इसलिए हमने नाम दे दिया इसे मृदा विज्ञान। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि मृदा विज्ञान का जो जनक है, मृदा विज्ञान का जो जनक है वो किसे माना जाता है? ठीक है, मृदा विज्ञान का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो आप ध्यान रखना, एक व्यक्ति है, रूसी व्यक्ति, ये रूस के हैं और इनका नाम है वी या हिंदी में लिख देते हैं, ये रूसी व्यक्ति हैं और इनका नाम है वी दोकुचेई। वी दोकुचेई को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 1885 में मृदा विज्ञान के विषय में बात कही। मृदा किस प्रकार की होती है, मृदा में कौन कौन से वर्गीकरण किए जा सकते हैं, मृदा का जो संगठन होता है, कॉम्पोजिशन जो होता है वो किस प्रकार होता है, और मृदा के बारे में उन्होंने विशेष वर्गीकरण की चर्चा की। तो आपको ये ध्यान रखना है नंबर 1 कि मृदा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर होगा लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या होता है? फ्लोर, और शब्द क्या है? सोलम। ठीक है, सोलम शब्द अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर, लैटिन भाषा का शब्द है और निकला क्या है? मृदा। नेक्स्ट, मृदा का अध्ययन करने वाली शाखा, मृदा का अध्ययन करने वाली शाखा या इसे हम ब्रांच इंग्लिश में कहते हैं, उसका नाम क्या है? पेडोलॉजी। यहाँ पेडो का अर्थ क्या है? मृदा, और लोगोस या लोगजी का अर्थ क्या आता है? विज्ञान। नेक्स्ट, मृदा विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, रूसी विद्वान है, रूसी जोग्राफर है, इन्हें नाम है वी दोकुचेई। 1885 में इन्होंने मृदा विज्ञान के बारे में कुछ प्रमुख बातें कही, आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि मृदा का जो निर्माण होता है उसमें मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। देखिए, मृदा विज्ञान में इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले हमें पढ़ना होता है मृदा की उत्पत्ति के बारे में, कि मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, निर्माण की प्रक्रिया, कौन कौन से पदार्थ निर्माण में लगे होते, निर्माण की प्रक्रिया। फिर पढ़ना होता है हमें मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। इसके अलावा हमें पढ़ना होता है इसमें मृदा में प्राप्त होने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व। नंबर 1, भौतिक गुण कह सकते हैं या भौतिक तत्व कह सकते हैं, रासायनिक तत्व या गुण, और जैविक गुण या जैविक तत्व। ठीक है, तो हमें मृदा में विज्ञान में या मृदा विज्ञान में किन चीजों का अध्ययन हम करते हैं? तो मृदा विज्ञान में हम मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं कि मृदा की वास्तविक उत्पत्ति क्या है। ठीक है, इसका जन्म किस प्रकार का हुआ है, मृदा उत्पत्ति किस प्रकार की, यह पढ़ना होता है। निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी होती है, निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से, कौन कौन से ऐसे कारक रहे निर्माण की प्रक्रिया में, इसके माध्यम से ये हुई। और उसके बाद मृदा में प्राप्त होने वाले
मृदा का वर्गीकरण इसको पढ़ा जाता है कि मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से। हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे अलग अलग प्रारूपों में। जैसे नंबर 1 एक तो हम पढ़ेंगे अमेरिका का USD का जो वर्गीकरण है हम उसको पढ़ेंगे। भारत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे तो भारत का। इस तरह से वर्गीकरण को अलग अलग पढ़ा जाता है, ये हम अलग अलग स्टेप्स में देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या होता है कि मृदा में जो प्राप्त होने वाले भौतिक तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं और जैविक तत्व होते हैं, इनका भी अध्ययन कौन करता है? मृदा विज्ञान इनका अध्ययन करता है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भौतिक तत्व क्या होते हैं, रासायनिक तत्व क्या होते हैं और जैविक तत्व क्या होते हैं। तो मैं 1 बाय 1 इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि भौतिक तत्व और रासायनिक तत्व क्या होते हैं। भौतिक तत्व में किन्हें सम्मिलित करते हैं? जैसे खनिज के बाद जल, वायु, ठीक है। खनिज, जल, वायु तथा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। तो भौतिक तत्व में किन्हें शामिल करते हैं? खनिज, जल, वायु और कार्बनिक पदार्थ। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक तत्व होते हैं। और रासायनिक तत्वों में हम किन किन को हम शामिल करते हैं? जैसे सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। और सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और फास्फोरस, तो इन्हें हम किस में शामिल करते हैं? रासायनिक तत्वों में इन्हें शामिल करते हैं। सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। जब हम मृदा को पढ़ेंगे, मृदा का वर्गीकरण को पढ़ेंगे, तो आपको सुनने में मिलेगा कि इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, इस मृदा में लोहे अंश की कमी है, इस मृदा में फास्फोरस की कमी है, इस मृदा में जिप्सम की मात्रा का वो मिलाकर। इस प्रकार से ये जो तत्व होते हैं ये रासायनिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। खनिजों की मात्रा, जैसे लोहांश की मात्रा में कमी पाई जाती है, जिप्सम की मात्रा कमी पाई जाती है, तो खनिजांश हो गए। जल की मात्रा, वायु की मात्रा और कार्बनिक पदार्थ, ये सब किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? भौतिक तत्वों में। दूसरा क्या होता है? रासायनिक तत्व। और तीसरा होता है जैविक तत्व। जैविक तत्व। अब देखिए, जैविक तत्वों में हम किन्हें शामिल करते हैं? तो जैविक तत्वों में पेड़ पौधे शामिल होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां जैविक तत्वों में, पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है वो भी मृदा का निर्माण करती है, तो पेड़ पौधे। इसके अलावा जीव जंतु, बैक्टीरिया, ठीक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, केंचुए, अन्य या आदि, ठीक है। ये सभी जो तत्व होते हैं इन्हें जैविक तत्वों में शामिल किया जाता है। किन तत्वों में शामिल किया जाता है? जैविक तत्वों में। इसमें किन्हें शामिल किया जाता है? पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है, जीव जंतुओं को, बैक्टीरिया को, कीड़े, कछुए और अन्य। ये सभी यानी कि भौतिक तत्व, रासायनिक तत्व, जैविक तत्व, ये तीनों प्लस मृदा की उत्पत्ति, निर्माण की प्रक्रिया और मृदा वर्गीकरण, इन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? इन सभी का अध्ययन हम मृदा विज्ञान में करते हैं। तो नंबर 1 पहली बात तो ये कि मृदा शब्द जो है वो मृदा शब्द कहाँ से निकल कर आया है? मृदा शब्द लैटिन भाषा का शब्द
सोलम से निकला है, इसका अर्थ होता है फर्स्ट या फ्लावर। नेक्स्ट पढ़ा था हमने कि मृदा विज्ञान जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडो का होता है मृदा, जबकि लोगोस का होता है विज्ञान। फिर हमने पढ़ा कि मृदा विज्ञान का जो जनक है वो किससे माना जाता है, तो रूसी विद्वान है। इन्होंने 1885 में, जिनका नाम है वी डोकुचेव, इन्होंने मृदा विज्ञान को जनक माना जाता है। मृदा विज्ञान के बारे में इन्होंने मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, निर्माण की प्रक्रिया क्या रहती है, मृदा का वर्गीकरण, और साथ ही साथ मृदा में कौन से तत्वों का अध्ययन करते हैं, भौतिक तत्व, रासायनिक तत्व और जैविक तत्वों का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में बताया। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल एनालिसिस कर दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अभी चर्चा की मृदा विज्ञान की, और मृदा विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण है उसकी हमने चर्चा कर ली। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृदा विज्ञान, जिसे मैंने लिखा यहाँ मृदा विज्ञान, ठीक है। अब देखिए, मृदा विज्ञान जो है इंग्लिश में हम इसको पेडोलॉजी कहते हैं। जब इसको हम ज्योग्राफी में भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम साइंस नहीं पढ़ रहे, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी में इसको हम कहते हैं सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, ओके। यानी हिंदी में हम क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं मृदा भूगोल। अब आप मुझे बताइए कि सॉइल ज्योग्राफी, मैंने यहाँ वर्ड लिखा, या मैं कहूँ मृदा विज्ञान, ये ज्योग्राफी की किस शाखा से संबंधित है, ये ज्योग्राफी की किस शाखा से संबंधित है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी कि सॉइल ज्योग्राफी जो या मृदा विज्ञान जो है ये ज्योग्राफी की किस शाखा से संबंधित है। देखिए मैं बताता हूँ कि ज्योग्राफी या सॉइल ज्योग्राफी जो है ये ज्योग्राफी की किस शाखा से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भौतिक भूगोल जो शाखा है ज्योग्राफी की, नंबर 1 जो भौतिक भूगोल शाखा है ज्योग्राफी की, ये उससे संबंधित है। और ज्योग्राफी की जो दूसरी शाखा है उसका नाम है मानव भूगोल, मानव भूगोल। अब मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा विज्ञान पढ़ रहे हैं या हम वैसे तो मृदा संसाधन पढ़ रहे हैं, लेकिन मृदा विज्ञान को बताना जरूरी है। तो मृदा विज्ञान जो है वो ज्योग्राफी की किस शाखा से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा भौतिक भूगोल की शाखा से। क्वेश्चन समझ में आया? मृदा विज्ञान या सॉइल ज्योग्राफी को हम ज्योग्राफी की किस शाखा में पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी की 2 शाखाएं हैं, मेन 2 शाखाएं, बाकी इसकी उप शाखाएं बन जाती हैं। तो ज्योग्राफी की 2 मेन शाखाएं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। तो आपसे पूछा जाए कि सॉइल ज्योग्राफी या मृदा विज्ञान पेडोलॉजी जो है ये वास्तविक रूप में ज्योग्राफी की किस शाखा से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक भूगोल शाखा से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जाए कि मृदा विज्ञान जो है, ये मृदा विज्ञान जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मृदा विज्ञान जो टॉपिक है, ये टॉपिक किस सब्जेक्ट का या किस शाखा का मेन सब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसका है, कि संसाधन भूगोल का है। किसका है ये, संसाधन भूगोल का। और इस संसाधन भूगोल जो है यानी कि रिसोर्स ज्योग्राफी जो है, ये रिसोर्स ज्योग्राफी इन दोनों शाखाओं में से किस शाखा के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा किस शाखा में शामिल की जाती है, तो मानव भूगोल में शामिल की जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। आज आपको एक पूरा क्लियर कर दिया मैंने कि मृदा विज्ञान या सॉइल ज्योग्राफी जो है ये ज्योग्राफी की किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर आ जाएगा भौतिक भूगोल शाखा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मृदा संसाधन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मृदा संसाधन टॉपिक जो है ये किस मेन टॉपिक का हिस्सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि संसाधन भूगोल यानी कि रिसोर्स ज्योग्राफी का ये ब्रांच है या रिसोर्स ज्योग्राफी का टॉपिक है। और जो वास्तविक रूप में रिसोर्स ज्योग्राफी है ये किस भूगोल की किस शाखा में पढ़ी जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ी जाती है। इसका मतलब दोनों ही शाखाएं
दोनों ही शाखाएं महत्वपूर्ण हो गई, मृदा विज्ञान के लिहाज से भी और मृदा संसाधन के लिहाज से भी। तो ये हमने आपको और क्लियर कर दिया है। आपसे पूछे कि मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर ध्यान देना है, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। आपसे पूछे मृदा संसाधन किस टॉपिक या किस मेन कोर टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर देना संसाधन भूगोल के अंतर्गत आता है। संसाधन भूगोल ज्योग्राफी की किस शाखा में आता है, कौन सी मेन शाखा में आता है, तो आपको आंसर देना है ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। अब आगे हम इसकी एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, आगे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए, यहां मैं आपको दो चीजें डिस्क्राइब कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है, हाँ हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 मिट्टी, फिर हम चर्चा कर लेंगे मृदा की। देखिए मिट्टी क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक डेफिनेशन रूप में हम लिख लेते हैं कि शैलों के टूटने फूटने शैलों के टूटने फूटने तथा जीवांशों के टूटने फूटने तथा जीवावशेषों के सड़ने गलने से निर्मित ऊपरी परत से निर्मित धरातल की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। तो यहां देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गई मिट्टी। फिर नीचे हम डेफिनेशन बात करेंगे मृदा की। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि शैलों के टूटने फूटने को और जीवावशेष, जो जीव के अवशेष होते हैं। अब जीवावशेष क्या है? जीवावशेष का मतलब जिनमें जीवन होता है। अब विशेषकर जीवन किन में है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, पेड़ पौधे, ठीक है, और दूसरा जीव है, ठीक है। तो वे पेड़ पौधे या पेड़ पौधों की पत्तियां या उनकी शाखाएं, तना टूट कर नीचे गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं धरातल की जो ऊपरी परत होती है उसमें मिलने की कोशिश करते हैं, मिल जाते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड होता है विखंडन व विघटन। सेम वही चीज है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं या शाखाएं होती है, तना होता है, इसी प्रकार जीव जंतु जो मर जाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका विखंडन, वो टूटते फूटते रहता है। कहीं ना कहीं वो टूटते फूटते अलग होते थे, उनके पार्ट्स अलग होते थे और कहीं ना कहीं वे किसी न किसी चीज में मिक्सअप होते हैं। और जैसे मिक्सअप होते हैं तो मिक्सअप होने की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर घटित होती है? ऊपरी परत पर। ऊपरी परत कौन सी? धरातल की ऊपरी परत। धरातल की ऊपरी परत पर जैसे वो मिक्स होने का कार्य करते हैं और वो क्या कहलाती है? मिट्टी। इस प्रकार से ये ध्यान रखना आवश्यक है कि शैलों के टूटने फूटने। अब शैल क्या है? यानी यहाँ शैल क्या होगी? चट्टान। यहाँ शैलें क्या होगी? चट्टान, यानी रॉक्स, ठीक है। तो चट्टानें जो होती हैं, ये चट्टानें भी क्या करती है? अपने स्थान पर टूटती और फूटती रहती हैं, ठीक है, टुकड़े होते रहते हैं। इन टुकड़े के होने से भी किसका निर्माण होता है? मिट्टी का।
क्योंकि जो शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो टूट फूट कर कहाँ पर गिरती हैं? धरातल पर। और धरातल पर भी कहाँ पर? धरातल की ऊपरी परत पर। और फिर किसका निर्माण करती है वो? मिट्टी का निर्माण करती है। और साथ ही साथ जीवावशेष होते हैं, ठीक है। साथ साथ क्या होते हैं? जीवावशेष यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु के सड़ने और गलने से, यानी सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, टूट फूट होती रहती है, और जिससे निर्मित धरातल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, इस डेफिनेशन में आपको क्लियर हो गया कि मिट्टी क्या होती है। अब हम इसी के साथ में चर्चा कर लेते हैं कि मृदा क्या है। इसी में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि मृदा क्या है। नेक्स्ट, तो मृदा में हम क्या कह सकते हैं कि मृदा में हम ये कह सकते हैं कि महीन कणों वाली, महीन कणों वाली असंगठित दानेदार, महीन कणों वाली असंगठित दानेदार कणों वाली, जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो, जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो, ठीक है। तो महीन कणों वाली असंगठित दानेदार कणों वाली जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो, वो क्या कहलाती है? मृदा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी धरातल की ऊपरी परत पे पाई जाती है, धरातल की ऊपरी परत पर, जबकि मृदा जो होती है थोड़ी गहराई में भी होती है। जैसे हम एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ एक डायग्राम बनाकर, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मिट्टी और मृदा को क्यों मैंने अलग अलग डिफाइन किया है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बताया था जो हमने अभी डिस्क्राइब किया मिट्टी और मृदा को, तो एक डायग्राम देख लेते हैं। पृथ्वी के स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है। जो प्रथम परत आपको दिख रही है, ऊपरी परत जो आप इस तरह से देख पा रहे हैं, इसकी ऊपरी परत मिट्टी कहला रही है, ठीक है। और हम प्राय मिट्टी का ही नाम लेते हैं। हम प्राय क्या कहते हैं कि इस धरातल पर या इस सरफेस पर मिट्टी बहुत होगी, हम मृदा का नाम लेते हैं, क्योंकि मृदा जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बहुत बड़ी शाखा के रूप में है। मिट्टी हम प्राय एक बिल्कुल बारीक पदार्थ के रूप में हम मिट्टी बोल पा रहे हैं। या जब आपने देखा होगा हम गमले वगैरह पॉट वगैरह लगाते हैं, तो हम प्राय क्या बोलते हैं कि मिट्टी डालनी है, मिट्टी मत गिराओ, मिट्टी डालनी है, गमले में मिट्टी डालनी तब ज्यादा पौधा उगेगा, ठीक है। तो मृदा नाम आता नहीं है। तो मृदा एक्चुअल में क्या है, थोड़ी गहराई में जाएंगे, थोड़ी हम गहराई में जाते हैं तो हमें और भी कंपोनेंट नजर आते हैं। मृदा में हमें और भी कंपोनेंट नजर आएंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? मृदा, जिसमें हमें क्या दिखाई देता है? जिसमें हमें ह्यूमस की मात्रा भी दिखाई देती है, जिसमें हमें ह्यूमस की मात्रा भी दिखाई देती है। लेकिन जो प्रथम परत है, यानी मिट्टी वाली जो परत है, इस मिट्टी की परत में मोस्टली हमें क्या मिलता है? तो शैलो का चूर्ण, जो रॉक्स होती हैं उनका चूर्ण हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ हमें क्या दिखाई देता है? वनस्पति प्लस जीव जंतु, वनस्पति प्लस जीव जंतु के सड़ने गलने से, इनका सड़ने और गलने की जो क्रिया होती है, वैसे पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। तो प्रथम परत है, सबसे ऊपरी परत में हमें क्या दिखाई देती है? मिट्टी दिखाई देती है। और जैसे हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने पर हमें क्या मिलती है? मृदा देखने को मिलती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको संस्तर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कि प्रोफाइल होती है मृदा की, क्या होती है? मृदा के संस्तर होते हैं, मृदा के संस्तर होते हैं।
और इनकी जो प्रोफाइल होती है ए बी सी और डी, ये 4 प्रोफाइल होती है। 4 प्रोफाइल में मृदा की संस्तर, मृदा की प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल होती है। उन सॉइल प्रोफाइल को हमने 4 भागों में विभाजित करते हैं और इन 4 भागों में हम ये देखते हैं कि ऊपरी परत में क्या मिलता है, निचली परत में क्या मिलता है और उससे निचली परत में क्या मिलता है। तो जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, मिट्टी वाली जो परत होती है उसमें प्राय पेड़ पौधे लगे होते हैं। इस तरह से पेड़ पौधे लगे होते हैं। लेकिन जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो इनकी जड़ें अधिक गहराई में होती हैं। कोई भी पेड़ लगा हुआ होता है सतह पर, धरातली, ये धरातली भाग है, मान लीजिए ये धरातली भाग है, ये धरातली भाग है। धरातली भाग पर ये सरफेस जहां हम चल रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चल रहा है और उसे कोई पेड़ नजर आता है, कोई इस प्रकार से उसे कोई पेड़ नजर आता है, तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग तो क्या हो गया, धरातली भाग, जहां वह व्यक्ति चल रहा है और उसे वह पेड़ नजर आ रहा है। लेकिन इस पेड़ की जड़ें जो होगी, इस पेड़ की जड़ें जो होगी वो अधिक गहराई तक होगी, इस पेड़ की जड़ें जो होगी वो अधिक गहराई तक होगी। तो इस प्रकार से जो ऊपरी भाग होगा वो मिट्टी कहलाएगा, ऊपरी भाग मिट्टी कहलाएगा और जड़ें नीचे गहराई तक होगी, तो वह मृदा का प्रारूप नजर होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई पेड़ पौधे हैं या कोई बहुत बड़ा पेड़ है, वह अपने पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहां से प्राप्त करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो कहां से प्राप्त कर रहा है, गहराई से प्राप्त कर रहा है। और गहराई में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, तो सबसे ज्यादा किस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाएगी, जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाएगी वह अधिक उत्पादित होगा, यानी कि वह पेड़ जो होगा वो अधिक उत्पादित होगा, अधिक बढ़ेगा, वृद्धि अधिक करेगा, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी। डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार की ह्यूमस, किस प्रकार के खनिज तत्व, किस प्रकार के उसमें जीव के अवशेष मिले हुए होते हैं, वो सभी ह्यूमस की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो ये चर्चा हमने कर ली है कि मिट्टी और मृदा में क्या अंतर है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो उसमें मृदा संस्तर, सोइल प्रोफाइल को हम देखेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है इसमें और हम बातें कर लेते हैं, 2-4 बातें और हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें। देखिए, एक हमने चर्चा की, अभी हमने चर्चा की थी कि मिट्टी और मृदा क्या है। मिट्टी और मृदा में 2 इंपॉर्टेंट बात आई थी कि मिट्टी में एक वर्ड आया था शैलों का चूर्ण, और मृदा की जब हम बात कर रहे थे तो मृदा में 2 वर्ड आए थे ह्यूमस, क्या होता है, ये ह्यूमस की मात्रा क्या है, तो अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक वर्ड आया था आपके सामने शेल, यानी हम इसको कहा था रॉक्स, और हमारी बात हुई थी इस चीज को लेकर कि मिट्टी जो है, मिट्टी की हम जब बात करते हैं हमने बात की थी कि शैलें, शैलों के टूटने फूटने से, ठीक है, शैलों के टूटने फूटने से मतलब क्या, मैं बता देता हूं आपको। शैलों के टूटने फूटने से मतलब, मान लीजिए कि ये कोई पर्वतीय हिस्सा है, कोई पर्वतीय भाग है। अब इस पर्वतीय भाग के आसपास या काफी दूर से इस प्रकार से हवाएं चल रही है, ये पर्वतीय हिस्सा है, ठीक है, और यहां से निरंतर हवाएं चल रही, इस तरफ हवाएं चल रही। अब जब ये हवाएं चलेगी तो क्या करेगी, इसको तोड़ेगी। हवाएं चलेगी तो क्या प्रोसेस होगा, टूटने का प्रोसेस होगा। हमारी बात हुई थी टूटना और फूटना, ठीक है, टूटना और फूटना। टूटेगी, और जब टूटेगी तो टूट कर क्या करेगी, ये नीचे की ओर गिर जाएगी, अपने स्थान पर नीचे की ओर इस तरह से चूर्ण रूप में गिर जाएगी। और ज्योग्राफी में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अपक्ष। ज्योग्राफी में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपक्ष।
यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। वापिस बताता हूं, कोई पर्वत श्रृंखला है, कोई पठारी हिस्सा है, कोई मृदा का प्रारूप है, यदि यहां से हवाएं चलती हैं, ठीक है, केवल हवा नहीं और भी एलिमेंट हो सकते हैं, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, हिमानी हो सकती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो किस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब हम जनरली मरुस्थलीय भाग की बात करें, मरुस्थलीय भाग की बात करें तो मरुस्थलीय भाग में सबसे ज्यादा जो अपक्षय की क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है हवा से, या यूं कहें वायु से, सबसे ज्यादा वायु से क्रिया होती है, हिमानी से नहीं होगी। हिमानी क्या है? ग्लेशियर, इंग्लिश में हिमानी को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर, यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें। तो राजस्थान में बर्फ की चट्टानें तो आपको मिलेगी नहीं, तो ये इंडिया में देखें तो कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां आपको हिमानी मिलेगी, लेकिन राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में हमें क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा मोस्टली वायु, मोस्टली क्या मिलेगा? वायु, वायु या जलीय प्रदन, वायु या जलीय प्रदन। अब देखिए मरुस्थलीय भाग में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? हवा, सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? हवा या वायु। तो कोई पर्वतीय भाग है, उस पर्वतीय भाग का जब अपक्षय की क्रिया हो रही है, यानी हवाओं के द्वारा जब इस भाग को अपर्दित करके नीचे गिराया जाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय की क्रिया। उसके बाद इस वायु के द्वारा या इन हवाओं के द्वारा इस संपूर्ण मलबे को उठाकर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उठाकर अन्यत्र जगह कहीं और जाके उन्हें इस तरह जमा दिया गया, इस तरह जमा दिया। इस क्रिया को हम कहते हैं अपर्दन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन। तो देखिए दो क्रिया मैंने समझाई। एक क्रिया होती है अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है? किसी पर्वतीय भाग का, पठारी भाग का या मैदानी भाग का हवा के द्वारा, जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा उसे वही तोड़ फोड़ कर वहीं पर एकत्रित कर देना अपक्षय यानी वेदरिंग कहलाता है। और उसके बाद इस पदार्थ को, जो टूटा गया पदार्थ है, इसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा किसी अन्यत्र जगह पे जाकर जमा कर देना, जो क्रिया कहलाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। और ये दोनों ही क्रिया यदि जोड़ दिया जाए, इस क्रिया को और इस क्रिया को, दोनों को जोड़ दें, तो दोनों क्रिया संयुक्त रूप में अनाच्छादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनाच्छादन कहलाती है। तो अपक्षय और अपर्दन को, अपक्षय और अपर्दन को जोड़ दिया जाए तो दोनों क्रिया क्या कहलाती है? अनाच्छादन कहलाती है। ये बात आपके समझ में आ गई। तो बात क्या है कि टूटना फूटना, किसका टूटना फूटना? रॉक्स का। और जहां रॉक्स टूटेगी, जहां पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, वहां जब रॉक्स टूटती है तो अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, और उससे निर्मित जो चूर्ण होता है उससे क्या बन जाती है? मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ तक ये बात आपके क्लियर हो गई, यानी शेल वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट में आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको अपक्षय और अपर्दन के कौन कौन से कारक है उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। अभी तक केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो एक मृदा की डेफिनेशन में एक बात आई थी जिसको हमने कहा था ह्यूमस। क्या कहा था हमने? ह्यूमस की बात आई थी। तो देखिए ह्यूमस क्या है, ठीक है, ये ह्यूमस की बात कर लेते हैं कि ह्यूमस क्या होता है, किसे कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस का मतलब होता है क्या है? ह्यूमस में दो मूलभूत चीजें होती हैं, वनस्पति प्लस जीव जंतु। वनस्पति प्लस जीव जंतु के सड़ने गलने से, के सड़ने गलने से, तो वनस्पति और कौन? जीव जंतु के सड़ने गलने से जो कार्बन प्राप्त होता है, जो कार्बन या कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है, कार्बनिक पदार्थ, तरल पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ ठोस भी हो सकता है, कार्बनिक पदार्थ ठोस भी हो सकता है और कार्बनिक पदार्थ तरंगी भी हो सकता है। तो ये जो सब चीज प्रोसेस है, यानी वनस्पति, जीव जंतु के सड़ने गलने से जो हमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है,
ठोस भी हो सकता है, तरली पदार्थ भी हो सकता है, वह सब क्या कहलाता है, वह सब ह्यूमस कहलाता है। तो किसी भी मृदा हो या किसी भी मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है, उसमें जो पोषक तत्व होगा वो वनस्पति और जीव जंतु के जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, इसके सड़ने गलने से जो हमें प्राप्त होंगे, वह ह्यूमस कहलाते हैं। और वास्तविक रूप में मृदा का निर्माण हुआ किससे था, तो वास्तविक रूप में मृदा का निर्माण शेल चूर्ण से हुआ था। और शेल चूर्ण में किन दो क्रियाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो होता है अपक्षय प्लस अपवर्तन। इस प्रकार से हमने दो बातों की भी चर्चा कर ली। और नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों की हम चर्चा करेंगे, प्रोफाइल के बारे में। ये मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या उसका वर्गीकरण रहता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। और आपको मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मैंने बताया है, आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें। क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे। और आज जो कल का जो क्वेश्चन सीरीज था उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर मैं आपको जल्दी बता दूंगा। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।